हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 23, 2021 का द डेली हिंदू एनालिसिस करते हैं रोज की तरह। यू कैन एक्सेस टू आवर वीडियोस ऑफ डेली हिंदू एनालिसिस बाय सब्सक्राइबिंग टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मनु लॉ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। सो आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, सम ऑफ द न्यूज़ दे आर कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल, देन प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। ये दो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक से रिलेटेड एडिटोरियल आया है और एक का काफ़ी इम्पॉर्टेंट एनालिसिस दिया है दैट द पैसेज ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। Then some of the new news will be the United Nations Security Council which adopts the resolution that is 2615 for giving humanitarian assistance to अफगानिस्तान। ये हर 6 महीने पे रिव्यू होगा। इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज कार्व आउट। तो कार्व आउट है। हमने कल भी एक न्यूज़ देखा था कि तालिबान में पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फ्रीजिंग ऑफ द assistance which was due to Afghanistan, but it was freezed by the United States once Taliban took over Afghanistan and capture of Kabul on August 15th, 2021. Then some of the other important news are that today हम सेबी के बारे में देखेंगे, हम थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखेंगे, क्या उसका रोल होता है, क्या उसका फंक्शन होता है। साथ साथ में कुछ चेंजेस हैं। हमारे पास इन्फ्लेशन डेटा जो आए हैं उसमें इन्फ्लेशन जो है बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइजेस and food prices, it is going on increasing. So now there is a pressure on the monetary policy committee to adopt a new policy stance, but there are certain sections in the economy which are saying that the present accommodative stance should continue. So let's start with it, and then we have one editorial. वो editorial बहुत ही important है. It's about the role of India in the Indian Ocean region, especially in the background of geopolitical changes and challenges which are emerging, especially after the US pullout from Afghanistan and announcement of the Security Tri-Alliance that is called as AUKUS, Australia, UK and United States. Now, the first is heated winter session concludes a day early. तो जैसा कि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट which comprises of 2 houses and president, कभी भी अगर आप से पूछा जाए कि इज प्रेसिडेंट द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, सो यस, प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारा अगर हम पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे, सो वी हैव प्रेसिडेंट हु इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड देन वी हैव 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। लोकसभा में जो मेंबरशिप होती है इट इज़ द डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं दे आर थ्रू द जनरल इलेक्शंस, एंड राज्यसभा में दे रिप्रेजेंट द स्टेट्स इन पार्लियामेंट एंड दे आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। ओके, सो लोकसभा और राज्यसभा ओवरऑल पार्लियामेंट का अगर हम देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से it is the presidential power or the power of the president of India to summon and prorogue the parliament. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पार्लियामेंट में को सम्मन कर दिया गया प्रेसिडेंट ने किया सम्मन। उसके बाद उनकी सिटिंग्स होती हैं। तो जब सिटिंग्स एंड किया जाता है लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, उसे हम कहते हैं एडजर्नमेंट, एंड the dates are specified that when there will be the next assembly of the house. For example, अगर कोई मीटिंग आज चल रही है और सभा ने कहा कि स्पीकर ने कहा या राज्यसभा में चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन ने कहा कि द हाउस इज एडजर्न, इसका मतलब द करंट सिटिंग विच इज गोइंग ऑन टुडे हैज नाउ स्टॉप्ड, एंड देन द स्पीकर और द चेयरमैन और वाइस चेयरमैन एज द केस में बी दे विल गिव द टाइम ऑन विच द हाउस विल रीअसेंबल अगेन। That is called as adjournment of the house. Adjournment और adjournment motion में फ़र्क होता है। Adjournment में जो अभी बात कर रहा हूँ that is terminating the current sitting of the house. Adjournment motion जो होता है it is moved by the members to demand to raise the question of public importance in the house.
नाउ द नेक्स्ट इज एडजर्नमेंट सीने डाई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे देयर इज एडजर्नमेंट सीने डाई। एडजर्नमेंट सीने डाई इज ऑल्सो declared by the speaker of the Lok Sabha or the chairman or the vice chairman of the Rajya Sabha, but without mentioning any date. Okay, so that is called as adjournment sine die. उसके बाद होता है prorogation. Prorogation का मतलब once the speaker of the house has declared adjournment sine die, after some day the president prorogue the house or the parliament. उसके बाद जब नेक्स्ट सेशन आएगा देन प्रेसिडेंट अगेन हैज टू समन दी पार्लियामेंट। देन हमारे कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के पूरे साल में? तो इट फर्स्ट इज बजट सेशन विच इज़ फ्रॉम बजट सेशन विच इज़ फ्रॉम February to May, देन मानसून सेशन, देन वी हैव विंटर सेशन। तो अभी जो था वो विंटर सेशन कंक्लूड हुआ है। इसके बाद बजट सेशन आएगा विच विल बी फ्रॉम February to May, विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। उसके बाद जो मानसून सेशन होता है दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। नाउ द विंटर सेशन ऑफ द हाउस इट स्टार्टेड ऑन November 29 एंड इट वाज एडजर्न अ डे अहेड ऑफ द शेड्यूल। अगर हम देखें ओवरऑल प्रोडक्टिविटी का, सो द लोकसभा का जो प्रोडक्टिविटी था दैट वाज 82% एंड राज्यसभा का प्रोडक्टिविटी था दैट वाज 48%। इफ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिल्स इफ वी सी विच वाज पास्ड, so we can see the Farm Laws Repeal Bill 2021 which has it is a withdrawal of the 3 farm laws which were passed last year. Then Dam Safety Bill, then Assisted Reproductive Technology Regulation Bill, then Surrogacy Bill 2021, then National Institute of Pharmaceutical Education and Research Bill 2021, then High Court and Supreme Court Judges Salaries and Conditions of Service Amendment Bill 2021. Then these 2 acts are very important. Delhi Special Police Establishment Bill 2021 and Central Vigilance Commission Amendment Bill 2021. So Delhi Special Police Establishment Amendment Bill 2021, it extends the tenure of the CBI director from the current 2 years to 5 years. Then the Central Vigilance Commission Amendment Bill 2021, it extends the tenure of director of the Enforcement Directorate okay, from the current 2 year to 5 years. Now next is the United Nations Security Council adopts the resolution to ease Afghan assistance. तो ये बहुत ही important है. First of all, what is the United Nations Security Council? So if we see the United Nations, so United Nations के 5 principal organs हैं, actually 6 हैं but उसमें से एक अभी dysfunctional है. So they are the United Nations Security Council, then United Nations General Assembly, United Nations Secretariat, then United Nations Economic and Social Council, then we have International Court of Justice, and the 6th one is Trusteeship Council. उसमें से जो United Nations Security Council है, it is a very powerful body. There are 15 members in the United Nations Security Council. Out of that 5 are permanent members which are known as P5 members. These P5 members you can see they are US, UK, France, Russia and China. एंड दे हैव द वीटो पावर. वीटो पावर का मतलब होता है कि अगर P5 मेंबर में से अगर एक भी मेंबर किसी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रिजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट करता है तो वो वोटिंग पास नहीं होगी. देन द अदर 10 मेंबर्स दे आर कॉल्ड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स. दे आर इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ 2 years. करंटली इंडिया इज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. नाउ प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स दैट हु इज द representative to the United Nations, permanent representative to the United Nations from India. It is very important from exam point of view. अब यहाँ पे द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया है, एक रिजोल्यूशन पास किया है. उस रिजोल्यूशन का नंबर है 2615. ओके 2615. अगेन आई एम रिपीटिंग 2615. नाउ दिस रेजोल्यूशन परमिट्स टू कार्व आउट अ, मतलब सैंक्शंस जो लगे हैं उसमें से कार्व आउट करना है, मतलब कि सैंक्शंस इम्पोज है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, बट उसमें से कुछ सहूलियत देना है ताकि अफ़गानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंच सके. सेकेंड थिंग इज़ कि ये जो कार्व आउट मैकेनिज़्म है इसमें इंश्योर करना है कि ये जो कार्व आउट मैकेनिज़्म है फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इट शुड नॉट रीच इनटू द हैंड्स ऑफ दोज पीपल who are already sanctioned by the United Nations Security Council as the international terrorist. Then second thing is
दैट यहाँ पे पहले ही एक रेजोल्यूशन पास किया गया था 2593 रेजोल्यूशन by the United Nations Security Council, which among other things called for Afghanistan to not allow its territory to be used by the terrorist groups targeting the regional countries in and around Afghanistan. The next is इंडिया का एक प्रोग्राम है वैक्सीन मैत्री। सो हम जैसा कि जानते हैं कि अगर हम अपने एक सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो India was the first country to produce the vaccine, and then India also wanted to support its neighbor. So India started a program that is called as Vaccine Maitri, exporting the vaccine to this neighborhood. तो इसमें पहले से ही भूटान, नेपाल, बांग्लादेश इन सबको हेल्प मिल चुका है और म्यांमार को भी हेल्प मिला है। बट जैसे ही वैक्सीन सप्लाई किया जा रहा था म्यांमार को, उसी वक्त म्यांमार में पॉलिटिकल कूप हो गया। And then what happened that many doctors they joined the resistance movement in Myanmar, and there was scarcity of health workers who could work for improving the vaccination rate in Myanmar. Now हम लोगों ने कल एक न्यूज़ किया था कि जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं श्री हर्षवर्धन श्रिंगला, he is on the 2-day visit to Myanmar, and I have already discussed in yesterday's video कि Myanmar it is important for 2 reasons. One is connectivity to Asian country. Myanmar it is a springboard for India's lookist policy. Myanmar is also a member of ASEAN. Second is security in नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जैसा कि हम जानते हैं कि 1600 किलोमीटर का पूरा बॉर्डर है, और ये जो बॉर्डर है इट इज़ यूज्ड बाय द insurgent groups in northeast, so they carry out operation in India northeast region and then they go back to Myanmar. Okay, so these are the 2 concerns and 2 reasons like why India's relationship with Myanmar is important even today. So now continuing with that, India has offered 1 million dose of COVID-19 vaccines to Myanmar. The next is 2 छोटे छोटे न्यूज़ है फ्रंट पेज पे, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो एक न्यूज़ है शक्ति बिल। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि कौन सी गवर्नमेंट इस शक्ति बिल को पास कर रही है और शक्ति बिल का क्या प्रोविज़न हो सकता है। तो इस दोनों क्वेश्चन को ये न्यूज़ पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, इट इज़ पासिंग अ लॉ विच इज़ कॉल्ड एज शक्ति क्रिमिनल लॉ, महाराष्ट्र अमेंडमेंट बिल 2020। नाउ इसके देखिए कुछ प्रोविजंस हैं। कैपिटल पनिशमेंट रेप केसेस में, ओके, अगर रेप केस हुआ तो कैपिटल पनिशमेंट है। टाइम लिमिट जो प्रोब का है वो 30 डेज है। थर्ड, यहाँ पे सोशल मीडिया को भी यूज़ किया जाएगा टू शेयर डेटा फॉर हेल्पिंग पुलिस टू कंप्लीट द प्रोब। द नेक्स्ट इज सुधार अभियान सोशल रिफॉर्म कैंपेन। तो जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उन्होंने एक मोतिहारी एक जगह है बिहार में, वहाँ से उन्होंने समाज सुधार अभियान लॉन्च किया है। एंड हियर ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स, चाइल्ड मैरिज और डाउरी सिस्टम के बारे में। द नेक्स्ट इज सी दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि हमारी जो महिलाएं हैं, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही एक अच्छा फैसला है। इट इज़ दैट द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF दे आर गोइंग टू डिप्लॉय वुमेन कमांडोज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मीन्स हाउस प्रोटेक्शन ड्यूटी फॉर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अमित शाह एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो यहाँ पे देखेंगे कि CRPF ने 32 वुमेन को VIP प्रोटेक्शन के लिए ट्रेनिंग दी थी, और बाई जनवरी 2022 दे विल बी डिप्लॉयड फॉर इट। फाइन, अब यहाँ पे देखिए एक है कि CRPF जो है वो Z+ कवर विद एडवांस सिक्योरिटी लेसन, ये सिर्फ किनको देती है, सिर्फ 5 इंडिविजुअल्स को देती है, दैट इज़ द 3 गांधीज, दे आर सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी वाड्रा, देन मिस्टर अमित शाह एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह। नाउ यहाँ पे एक है कि जो Z+ कवर है बाय CRPF वो सेंटर ने दिया था इन तीनों को, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं इन तीनों को दिया था इन नवंबर 2019 आफ्टर द SPG सिक्योरिटी कवर वाज रिमूव्ड। नाउ यहाँ पे देखिए एक डिफेंस का न्यूज़ है। यहाँ पे द फर्स्ट बैच
ऑफ नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड इंजीनियर रिकोनेसेंस व्हीकल। रिकोनेसेंस का मतलब होता है कि छानबीन करना, ठीक है, पता लगाना, टेरेन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, दैट इज कॉल्ड एज रिकोनेसेंस। सो जो नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड इंजीनियर रिकोनेसेंस व्हीकल है, जिसको AER भी कहते हैं, ये इंडिया में ही DRDO ने इसको डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है और मैन्युफैक्चरिंग किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे ब्रांच, एंड इसका फॉर्मल इंडक्शन हो गया इंडियन आर्मी में। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, दैट हु इज़ द करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जनरल मनोज मुकुंद नारवने। नाउ अब हम आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को दिया जा चुका है। देखिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होता है, अगर जैसा कि हम देखें कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं, देर आर लाइक स्टैंडिंग कमेटी, देन वी हैव एडहॉक कमेटी, जो 2 टाइप के होते हैं, सिलेक्ट कमेटी। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी पार्लियामेंट के पास अगर इनफ टाइम नहीं है, या कोई ऐसा बिल पास हो रहा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी करने की ज़रूरत है बिफोर इट इज़ बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के मेंबर्स क्या करते हैं कि उस बिल को डीप स्टडी करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर देते हैं बिफोर पासिंग इट। सो दैट इज़ कॉल्ड एज कमिटी स्टेज। इंट्रोड्यूस हुआ बिल, डिस्कस हुआ, और अगर ऐसा लगा कि इसको कमिटी स्टेज पर डाल देना चाहिए बिफोर पासिंग इट, तो वो कमिटी स्टेज पर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 है, इट हैज़ बिन रेफर्ड टू दी पार्लियामेंट्री कमेटी। इसके लिए फॉर डीपर स्क्रूटिनी एंड वाइडर कंसल्टेशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया रहा होगा कि ये वाइडर कंसल्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इश्यूज एमर्ज हो रहे हैं, उस इश्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू विल जस्ट सी कि जो एक अमेंडमेंट आ रहा है, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 विच सीक्स टू डिफाइन द मैरिजेबल एज एज द फॉर द वुमेन टू बी 21 इंस्टेड ऑफ अर्लियर 18, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट है, it is going to override certain personal laws of Hindus, Christians, Muslims and Parsis and certain acts which have been passed by the parliament, especially Special Marriage Act, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि कुछ कुछ लॉज ऐसे हैं जो 18 इज़ द एज विच दे डिसाइड फॉर एडल्ट। तो जैसे कि पहला ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिएगा। It was the 61st Constitution Amendment Act passed in 1988 during the Prime Ministership of late Rajiv Gandhi, which lowered the voting age to 18 years. Okay, ये बहुत ही important है। The next is the Majority Act 1875, जो एज ऑफ मेजोरिटी जो है उसको एज ऑफ 18 ईयर्स कहती है एंड नॉट बिफोर, और अगर 21 इफ गार्जियन इज अपॉइंटेड। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे जो एज ऑफ मेजॉरिटी है, दैट इज अगेन डिसाइडेड व्हेन द पर्सन इज एबल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम पॉस्को की बात करें, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, 2 वर्डिक्ट भी आए थे हाई कोर्ट का इस एक्ट से रिलेटेड। ओके, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का और एक नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। नाउ इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज चाइल्ड एज समवन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, और जो एज ऑफ कंसेंट है फॉर सेक्स, इट हैज़ बीन फिक्स्ड एट 18 ईयर्स। देन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, वो भी 18 ईयर्स को ही फिक्स करता है। देन अगर हम चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 को अगर स्केल माने, तो यहाँ पे चिल्ड्रन का जो है 14th ईयर तक उन्हें चाइल्ड माना जाता है और 14 से 18 ईयर के बीच में उन्हें एडोलेसेंट माना जाता है। सो दिस बिल हैज़ क्रिएटेड लाइक अ डिमांड फॉर अ डीपर scrutiny and what impact it can have on other laws. So that's why it has been referred to the parliamentary committee, standing committee. The next news is from Israel. So Israel के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेनेट नेफ्ताली, जो अभी इलेक्ट भी हुए थे, उन्होंने एक कंसर्न पहले से ही वो जता रहे हैं अबाउट दी रिवाइवल ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान न्यूक्लियर डील को एक और नाम से हम जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज जॉइंट कलेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि अराउंड इन
15 around, this joint collective plan of action was signed between Iran and P5+1 countries. So what was this P5+1 countries? ये जो P5+1 countries हैं, they are the permanent 5 which we have earlier done, and the next is Germany. So they entered into deal, and over here it was agreed that the sanctions on Iran will be lifted up and Iran will slow down its uranium enrichment program. आपको याद होगा कि अभी जो ईरान जो टारगेट कर रहा है यूरेनियम एनरिचमेंट, दैट इज़ 20%. नॉर्मली एटॉम बम बनाने के लिए हमें 90% एनरिचमेंट चाहिए होता है, ठीक है. सो इट हैज़ ऑलरेडी रीच्ड 20%. नाउ यहाँ पे क्या हुआ कि 2018 में द यूएस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प विड्रू फ्रॉम दिस एग्रीमेंट एंड री इम्पोज सैंक्शन ऑन ईरान. जैसा कि हम जानते हैं कि ईरान FATF में भी आता है. ईरान और काटसा एक लॉ है, वो भी अगर आप देखेंगे काटसा में ईरान भी इंक्लूडेड है. काटसा इज़ द एक्ट विच वॉज पास्ड इन 2017 इन US. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ईरान का और इजराइल का. तो अगर इफ़ ईरान बिकम्स अ न्यूक्लियर पावर, ओके, बिकॉज द जॉइंट कलेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन इफ इट इज़ रिवाइव्ड and some agreement is reached, then sooner or later Iran is going to become the nuclear power. So this threatens the Israel, which is also in the vicinity of Iran. Now अब ईरान यहाँ पे क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि it is only wants to develop a civil nuclear program, it does not want to develop the atomic bomb. यहाँ पे ईरान के कुछ डिमांड्स हैं बिफोर द रिवाइवल ऑफ जॉइंट कलेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन. कहता है कि ईरान का डिमांड है कि द सैंक्शंस व्हिच हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन ईरान इट शुड बी रिमूव्ड बिफोर द टॉक रेज्यूम्स. ओके, यूएस का स्टैंड है कि पहले आप अपना जो यूरेनियम प्रोसेसिंग है उसको आप कम कीजिए और तब हम आपसे बात करेंगे. नाउ कमिंग टू सेबी. सो सेबी का जो फुल फॉर्म है इट इज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. आई होप कि आप सब लोगों ने स्कैम देखा होगा या उसके बारे में आपने सुना भी होगा. ये एक धारावाहिक था, सीरियल था जो किसी एक OTT प्लेटफॉर्म चैनल पे हुआ था. एंड इट टॉक्ड अबाउट द, इट वाज लाइक अ बायोग्राफी ऑफ अ स्टॉक ब्रोकर, और देन इट लेड टू अ स्टॉक मार्केट फॉल. देयर वाज अ स्कैम इन द स्टॉक मार्केट, देयर वाज द मैनिपुलेशन. एंड उसी टाइम पे अगर आप देखेंगे तो 1991 आ गया था when India liberalized its policy, economic policy. So there was the need to strengthen the stock markets and to stop this speculation in the stock market. So what happened now? SEBI, which was earlier established in late 80s, it was given statutory power under the SEBI Act 1992. अब जो SEBI के जो चेयरमैन हैं, इंक्यूबेंट चेयरमैन, वो हैं अजय त्यागी. ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेटीएम और बहुत सारे टेक फॉर्म्स हैं, दे आर गोइंग फॉर IPO. तो यहाँ पे इनका कहना है कि वी नीड अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर लिस्टिंग दिस न्यू एज टेक कंपनीज, जिनको हम ग्रोथ कंपनीज भी कहते हैं. अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो कहते हैं कि जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं उनसे टेक कंपनीज का जो करेक्टरिस्टिक होता है वो काफ़ी अलग होता है. उनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अलग है, उनका जो एसेट है वो काफ़ी अलग है. तो दैट्स वाई देयर नीड्स टू बी अ डिफरेंट सेट ऑफ नॉर्म्स फॉर दिस ग्रोथ कंपनीज. नाउ द नेक्स्ट इज, ये पैराग्राफ पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो कहते हैं कि ये जो न्यू एज टेक फर्म्स हैं या ग्रोथ कंपनीज हैं, इनका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो जब ये लिस्टिंग के लिए आते हैं सेबी के पास, तो दे आर द लॉस मेकिंग एट द टाइम ऑफ listing. Okay, so there need to be a different framework for them. The next is about the monetary policy committee. MPC का फुल फॉर्म होता है monetary policy committee. monetary policy committee जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. monetary policy committee के जो हेड होते हैं, जो चेयर करते हैं, वो RBI के गवर्नर करते हैं. द इंक्यूबेंट RBI गवर्नर इज श्री शक्ति कांता दास. ये तमिलनाडु काडर के IAS ऑफिसर रह चुके हैं और इन्हें अभी रिसेंटली एक्सटेंशन भी मिला है for the governorship of RBI. Now, monetary policy committee में 3 members are from RBI, 3 members are nominated from government. हर 2 महीने पे monetary policy committee की मीटिंग होती है.
Currently, because of COVID-19, Monetary Policy Committee is following an accommodative stance. टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज होते हैं, उसमें से एक मॉनेटरी पॉलिसी होता है जो कहता है accommodative stance. Accommodative stance का मतलब कि we are recovering from pandemic, so RBI will tweak with the policies, with the policy rates in such a way that liquidity at low interest rate, liquidity का मतलब यहाँ पे होता है कैश फ्लो, liquidity at low interest rate is available in the market. Recently, few weeks back, we did the monetary policy committee, where monetary policy committee came out with the decision to keep the policy rate or repo rate at 4%. Okay, so this is, उसको benchmark rate भी कह सकते हैं आप. और हमने फिर SBI का भी न्यूज़ पढ़ा था कि SBI is following the external benchmark rate for loans. तो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जो होता है इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन रेपो रेट. ठीक है ना. बैंक्स जब लोन्स का रेट डिसाइड करते हैं तो दो चीज़ें होती है, उसमें दो तरीके होते हैं, एक इंटरनल बेंचमार्क लैंडिंग रेट, एक एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट. इंटरनल बेंचमार्क लैंडिंग रेट में क्या होता है कि बैंक्स अपनी फाइनेंशियल शीट्स को देख के, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देख के एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है. एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट में बैंक्स जो है वो रेपो रेट या जो ट्रेजरी बिल्स होती हैं उनका क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से अपना इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करती हैं. अब फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन इज़ राइजिंग. WPI ने तो 12% के ऊपर चले गया है. अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का देखें तो उनका जो टारगेट होता है दैट इज़ 4% विथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ±2%. Currently our CPI is more than 4%. Okay, but at the same time, why did the RBI follow the accommodative policy stance? तो उसका सिंपल रीज़न है कि अगर हम एक बहुत ही वाइटल डेटा को देखें that shows that how much demand is there in the market, that is called as private final consumption expenditure, it is still below the pre-pandemic level. जब ये प्री पेंडेमिक लेवल के नीचे होता है इसका मतलब कि इकोनॉमी अभी भी रिकवरी फेज पे है. बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो विटनेसिंग इन्फ्लेशन. सो मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेशन टुडे इज, एज वी नो, बिकॉज ऑफ राइज इन ग्लोबल प्राइजेस, सप्लाई शॉक डिमांड, rise in input cost. Because of that the inflation is rising. Okay, but still this important indicator which is called as private final consumption expenditure is still very low, and hence RBI has maintained accommodative policy for now. The next is, the second is कि MPC के एक मेंबर हैं जो RBI के डेप्यूटी गवर्नर हैं. ये बहुत दिन से अपना कह रहे हैं कि अब RBI को अपना पॉलिसी स्टैंस जो है थोड़ा सा टाइटन करना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो 4% पर नहीं थोड़ा ऊपर लेके जाना चाहिए. सो उनका नाम है RBI डेप्यूटी गवर्नर माइकल देबव्रत पात्रा. ही हैज़ एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स that due to spread of new variants of the coronavirus there can be the global outlook which is darkened currently. The next important news is that India adds 33 unicorns in 1 year and displaces UK. तो अगर हम देखेंगे कि इंडिया ने एक साल के अंदर कितने यूनिकॉर्न ऐड किए, एक्स्ट्रा 33 यूनिकॉर्न ऐड किए. व्हाट आर दिस यूनिकॉर्न्स? यूनिकॉर्न्स वो कंपनीज होती हैं जिनका जो वैल्यूएशन है दैट इज़ $1 बिलियन और अबव. सो इंडिया का जो लास्ट ईयर रैंकिंग था इट प्लेस्ड 4th व्हेन इट केम टू द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स लास्ट ईयर. बट इस बार अगर देखेंगे US, चाइना जिन्होंने पहला 2 रैंक लिया है, अब 3rd रैंक किसने ले लिया? इंडिया ने, बाय रिप्लेसिंग UK. दिस वाज कंपाइल्ड बाय द हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. The next is राकेश झुनझुनवाला's Akasa Air unveils logo. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो राकेश झुनझुनवाला ने इन्होंने अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर लॉन्च किया था पहले जिसका नाम था अकाजा. अब उसका एक सिंबल है और लोगो टैगलाइन भी है. तो उसका टैगलाइन है इट इज़ योर स्काई. ओके, और उसमें एक जो सिंबल है इसका लोगो जो कह सकते हो इट इज़ अ राइजिंग ए. ठीक है ना. सो इट इज़ इंस्पायर्ड बाई एलिमेंट्स फ्रॉम द स्काई. आज का जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है विच इज़ मस्ट रीड फॉर टुडे, एक तो ये है, एज अ रीजनल लीडर नॉट अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस.
The second one is why the electoral reforms bill is a problem, and the third one is troubled waters. It is about the इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इशू जो हम बहुत दिन से कर रहे थे और दैट्स वाई इट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट. तो हम जो है पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं जो अबाउट द इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल प्रोवाइड्स फॉर व्हाट, सो इट प्रोवाइड्स कि जो भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है ही मे रिक्वायर, देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है ही मे रिक्वायर एन इंडिविजुअल कि वो अपना आधार नंबर दे फॉर दी एस्टेब्लिशिंग दी आइडेंटिटी. ठीक है. उसके बाद जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनके पास भी ऑप्शन होगा टू प्रोवाइड देयर आधार नंबर टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज़. बट इसमें एक चीज़ है कि इफ़ समबडी इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड देयर आधार नंबर बट दे हैव टू बी अलाउड टू फर्निश ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट, कि कुछ आधार के अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट वो दे सकते हैं. बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन बेस्ड है, दैट इज़ वी हैव टू रीड द स्टेटमेंट कि द अमेंडमेंट बोलता है कि कोई भी किसी को भी इलेक्टोरल रोल में इंक्लूजन से डिनाई नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज कि उसके पास आधार नहीं है. ठीक है. या उसका नाम डिलीट नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज कि उसके पास आधार नहीं है. ओके. बेस्ड ऑन सफिशिएंट कॉज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. इसका मतलब कि कौन से वो ग्राउंड होंगे जब बिना आधार का भी इलेक्टोरल रोल में डेटा लिया जाएगा या डिलीट नहीं किया जाएगा, दैट विल बी प्रिस्क्राइब्ड. अब इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनल से है उस कंडीशंस को डिटरमाइन करना जब बिना आधार के भी इलेक्टोरल रोल्स में इंक्लूजन किया जा सकता है. फाइन. सो यहाँ पे ये हो गया कि डिसीजन फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा. सेकेंड ये हो जाता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो शिफ्ट हो रहा है सिटीजन्स की तरफ. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द रैशनल इन इंट्रोड्यूसिंग दिस बिल? इट इज़ टू लिंक वोटर इलेक्टोरल रोल विद आधार एंड टू प्यूरिफाई द इलेक्टोरल रोल्स. जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि डेमोक्रेसी का जो हॉलमार्क होता है दैट इज़ वन पर्सन वन वोट. ठीक है. अगर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पर्सन मोर देन वंस रजिस्टर किया है अपने आप को या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रजिस्टर किया है तो ऐसे पर्सनस के जो वो हैं उसको बाहर निकाल दिया जाएगा. ओके. सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आधार का यूज़ होगा, आधार का. तो अब यहाँ पे ये हो गया कि अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सिटीजन से मांगा जा रहा है, जबकि ये गवर्नमेंट का जॉब है टू एंश्योर कि जितना भी डुप्लीकेशन होता है उसको गवर्नमेंट खुद आइडेंटिफाई करके उसे डिलीट करे, ना कि वो सिटीजन के ऊपर डिपेंड रहे. इसमें एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया गया है कि 2015 में द लैक ऑफ वोटर्स इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इलेक्टोरल प्रोसेस बिकॉज ऑफ द लिंकिंग आधार नंबर विद द इलेक्टोरल ID. सेकेंड जो डर है दैट इज़ अबाउट द पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग. फॉर एग्जांपल, आधार नंबर को यूज़ करके ये देखा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज़ हैं, गवर्नमेंट के किसी भी स्कीम्स के जो बेनिफिशियरीज़ हैं वो कौन कौन हैं. बाद में ये भी हो सकता है कि उन्हीं को टारगेट किया जाए, उन्हीं को SMS मैसेजेस भेजा जाए, जो जैसा कि पहले हो चुका है एक बार कि उनको ठीक टारगेट किया जाए, उन्हीं को मैसेज भेजा जाए, उनको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोला जाए एंड देन इट में डिस्टर्ब द लेवल प्लेइंग फील्ड. तो डेमोक्रेसी का एक सेकंड होता है किसी भी इलेक्शन का, दैट इज लेवल प्लेइंग फील्ड. दैट शुड बी द लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन द ऑपोजिशंस एंड द गवर्नमेंट. ओके. और इलेक्शन कमीशन का यही सबसे बड़ा रोल होता है टू मेंटेन दैट लेवल प्लेइंग फील्ड. यू मस्ट हैव हर्ड कि इलेक्शन के टाइम द इलेक्शन कमीशन कम्स आउट विद कोड ऑफ कंडक्ट. व्हाट इज द रैशनल ऑफ दैट कोड ऑफ कंडक्ट? उसका जो रैशनल होता है इट इज़ टू maintain the level playing field. The next is about the efficacy of Aadhaar itself. तो यहाँ पे अगर हम आधार का देखेंगे तो आधार डेटाबेस है, इट इज़ ऑलरेडी beset with certain problems like errors and exclusion. जैसे कि पहले भी आया था कि कुछ लोग they gave their thumb impression, बट कभी कभी क्या होता है कि thumb impression चेंज हो जाता है. अगर कोई मजदूर है या जिसका हाथ का काम बहुत ज़्यादा है तो उनका जो थंब इम्प्रेशन है वो इतना क्लियरली नहीं आ पाता एंड दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट. उसके बाद कोई आधार में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है
कि जो डेटा हम आधार में देते हैं, आपने देखा होगा कि आधार में जब हम डेटा देते हैं कि उसको ऑथेंटिकेट किया जाए। ओके, सो आधार UADI जो है that does not independently authenticate the information provided by us. Okay, the next is about the India. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो फैक्टर्स जो है वो हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस एडिटोरियल। पहला है, हम इंडियन ओशियन रीजन पे अगर कॉन्सेंट्रेट करें IOR पे, तो यहाँ पे ऑकस न्यू सिक्योरिटी अलायंस US ऑस्ट्रेलिया UK ने मिल के लॉन्च किया है। ऑलरेडी देयर इज़ अ क्वाड, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे राइजिंग एसर्टिवनेस ऑफ चाइना, चाइना का जो एसर्टिवनेस है वो बढ़ते जा रहा है। अब इस बीच में इंडिया भी जो है अपने आप को प्रेफर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझता है, बट दिस आर द टू एंगल्स ओके इन द इंडियन ओशन विच इज़ करेंटली प्लेइंग। सेकेंड, अगर हम इंडिया के नेबरहुड में आ जाएं, ठीक है ना, तो हम देखेंगे द US विड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान, और यहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। ओके, सो दिस इज शेपिंग इंडिया इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इंडियन ओशन रीजन। तो अब हम अगर आगे चलें तो यहाँ पे ऑथर्स ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू हैंडल द अफगान इशू एंड वेयर इंडिया इज मिसिंग एंड डीलिंग विद चाइना में जो एक ये पैराग्राफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड चाइना upping up the ante against India in around the LAC border, और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडिया के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इंडिया का जो हम पॉलिसी देखेंगे इन अफगानिस्तान, इट वाज लार्जली लेड बाय द US पॉलिसी एंड इंडिया ऑल्सो साइन द दोहा एग्रीमेंट ऑफ फरवरी 2020। तो दोहा एग्रीमेंट जो था इट मेड तालिबान अ लेजिटिमेट इंटरलॉक्यूटर, बट यहाँ पे किसी ने भी सीज फायर नहीं किया तालिबान के ऊपर, दैट तालिबान शुड फर्स्ट कमिट टू सीज फायर। यहाँ पे सीज फायर क्यों चाहिए था? बिकॉज तालिबान वॉज इन फाइट अगेंस्ट, इन ऑफेंसिव अगेंस्ट द अफगान नेशनल डिफेंस फोर्स, बट वो सीज फायर किसी ने इम्पोज नहीं किया। अगर वो सीज फायर इम्पोज होता तो हो सकता था कि आज का जो अफगानिस्तान का कंट्रोल है आफ्टर US विड्रॉवल, इट वुड हैव बीन इन दी आर्मीज हैंड। तो ना इंडिया ने भी यहाँ पे एनफोर्स नहीं किया। उसके बाद टुडे इज़ कि अगर हम आज का सिचुएशन देखें तो तालिबान इज़ नॉट एंगेजिंग विद इट्स फ्रेंड्स विद द माइनॉरिटी पीपल, ओके, एंड देन यहाँ पे न्यू दिल्ली ना किसी को वीज़ा दिया है आफ्टर द का तालिबान टेक ओवर। द थर्ड इज़ कि तालिबान इज़ इंडिया इज़ नॉट रिकॉग्नाइजिंग द groups which are against the Taliban. One of them is Resistance Front, which is led by Ahmad Masood and former president of अब्दुल घानी गवर्नमेंट अमरुल्ला साले। पास्ट में अगर हम देखेंगे जब 1990s में जब सोवियत विड्रॉवल हुआ था अफगानिस्तान में, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली ने एकदम अलग ही किया था। यहाँ पे न्यू दिल्ली kept its contact with the Northern Alliance which was based in पंजशीर वैली। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस फ्रंट है, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड इन पंजशीर वैली। नॉर्दर्न अलायंस इज वॉज ऑल्सो बेस्ड इन पंजशीर वैली। साथ साथ में इंडिया ने इट एडमिटेड थाउजेंड्स ऑफ अफगान रेफ्यूजीज, okay, and it helped India to maintain its presence in Afghanistan once Taliban was defeated in 2001 by the US forces. The next is dealing with China. तो यहाँ पे जो चाइना है, जो नेक्स्ट चैलेंज इंडिया के लिए है, that is dealing with China. Already we know that there was a skirmish in the Galwan Valley in May 2020. There are 13 rounds of military talks, but still there are certain legacy issues within India-China border dispute. यहाँ पे अगर हम देखें कि वाई चाइना हैज़ अटैक्ड इंडिया, देखिए द फर्स्ट इज़ दैट देयर आर 5 बेसिक रीजंस। फर्स्ट इज़ कि बेजिंग जो है इट हैज़ अडॉप्टेड द स्टैंस ऑफ रिक्लेमिंग ऑल इट्स टेरिटरीज विच इट हैज़ लॉस्ट ओवर 100 of years फ्रॉम साउथ चाइना सी टू तिब्बत। सेकेंड है कि ये इंडिया के जो रिसेंट एफर्ट्स हैं टू बिल्ड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि हमने अभी किया था कि चार धाम रोड की बात हो रही थी, चार धाम रोड। सो अबाउट द चार धाम रोड व्हाट हैपेंड वाज दैट द चार धाम रोड में
जो फीडर रोड्स बनने के लिए था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी अलाउ किया है. सो दैट इज़ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड बाय चाइना. देन द नेक्स्ट इज़ कि it wants to restrict the India's any movement or any action in Xinjiang and Tibet, and to allow continuous building of China's Belt and Road Project और China Pakistan Economic Corridor. Now इंडिया के लिए अब ऑप्शंस क्या है. पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन ये है कि इंडिया जो है वो चाइना को स्पेस न दे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या इंडियन ओशन रीजन में. ओके, द नेक्स्ट इज़ कि इंडिया को खुद अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो इंडिया के जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं वो इसे लाइक करते हैं. द थर्ड इज़ दैट इंडिया शुड प्रमोट इटसेल्फ इन द रीजन, बट इट शुड स्टॉप सीइंग, मतलब फिर उनको उन कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन नहीं करना चाहिए like US, Japan and Europe, which makes other countries in the region uncomfortable. The next is the infographic. So let's come to the infographic. यहाँ पे I give you one question. You please write me the answer in the comment box. That what is cryosphere? Okay, I am writing the spelling. What is cryosphere? Please write me in the comment box. यहाँ पे एक रिपोर्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज आर्टिक रिपोर्ट कार्ड 2021. वो कह रहा है कि जो आर्टिक रीजन की जो वार्मिंग है वो कुछ रिसेंट डिकेड्स में बहुत ज़्यादा हो चुकी है. अगर हम बात करें वॉल्यूम एंड एक्सटेंट ऑफ सी आइस एंड सरफेस एट टेम्परेचर, इट डिपिक्ट्स दैट आर्टिक इज़ हीटिंग वेरी फास्ट. तो यहाँ पे कुछ फिगर्स लाइक द ऑटम, that is from October to December 2020 it is the warmest for the Arctic region since 1990. उसके बाद अप्रैल में the volume of sea ice in the northern hemisphere was the lowest since data is available. उसके बाद जो ग्रीनलैंड आइस शीट है उसने ऑलरेडी 5000 gigatons of ice लूज कर दिया है. So that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you. And please observe COVID-19 appropriate behavior, because the cases are rising in Delhi, Mumbai and other parts of India. Thank you.